हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आपने पीटर लिंच का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा। अगर नहीं तो लेट मी टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग अबाउट हिम। मैगलन फंड एक ऐसा फंड था जिसने 1970 से लेकर 1990 तक पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स पे रूल किया। कैन यू गेस कि उन्होंने कितना एनुअल सीएजीआर जनरेट किया होगा अपने क्लाइंट्स के लिए? एक बार सोच के कुछ भी एक नंबर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितना एनुअल CAGR. Let me tell you one thing, US की इन्फ्लेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज अप्रोक्सीमेटली 3-4-5% और सो। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स या ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो थी वो आपको उस टाइम पे यूएस में 6-7 या 8% के आसपास का ROI जनरेट करके देती थी इक्विटी मार्केट्स के अंदर। वहीं पर वॉरेन बफेट एक दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर एस्टेब्लिश हो चुके थे। ऐसे टाइम पर पीटर लिंच के मैगलन फंड ने इट जनरेटेड मोर देन 29% एनुअल CAGR फॉर कंसिस्टेंटली 13 ईयर्स। 13 साल तक लगातार ऑलमोस्ट 30% से उन्होंने ग्रो किया। आई बिलीव आपने एक कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा शायद कि वो कॉन्सेप्ट भी पीटर लिंच ने दिया था, जहां पर वॉरेन बफेट और दुनिया भर में उनके करोड़ों फॉलोअर्स वर फॉलोइंग द वैल्यू काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रॉपर वैल्यू इन्वेस्टर है, लेकिन पीटर लिंच ने एक नया कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री को दिया जिसका नाम था GARP, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। मतलब सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल प्राइस होना जरूरी नहीं है, उस स्टॉक में ग्रोथ होने की भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में पीटर लिंच जैसे रिटर्न जनरेट करने हैं तो आपको उनकी सोच को अपने माइंड में इनकलकेट करना पड़ेगा। और उनकी सोच क्या है और उनकी 3 ऐसी फाइनेंशियल रेशियोज कौन सी हैं जिसको वो देखना कभी मिस नहीं करते थे। आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा ऐसी 3 फाइनेंशियल रेशियोज जिसको देखकर आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ग्रो भी कर रही है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो दोस्तों, कौन सी है 3 रेशियोज? इसमें से पहली रेशियो है जिसके बारे में आधा तो आप जानते हैं, आई एम वेरी श्योर आपने सुन रखा होगा, PE रेशियो। वॉरेन बफेट की एक फेवरेट रेशियो PE रेशियो हुआ करती थी। PE रेशियो ये कहती थी स्टॉक जितना सस्ता है उतना अंडरवैल्यूड है और स्टॉक का PE जितना ज्यादा हाई है वो ओवरवैल्यूड है। दोस्तों, इस पूरी थ्योरी को ध्वस्त करते हुए पीटर लिंच ने कहा कि नहीं, आई डिसएग्री विद दिस, और उसके बाद से पीटर लिंच की थ्योरी ज्यादा फेमस हो गई। तो पीटर लिंच ने एक बात बोली कि एक स्टॉक है जिसका PE 10 है और एक स्टॉक है जिसका PE 50 है, इनमें से आप कौन सा चूज करेंगे? उस समय के लोग उस समय के बिलीवर्स ये मानते थे, उस समय के इन्वेस्टर्स ये मानते थे कि 10 PE वाला स्टॉक अंडरवैल्यूड है, हमें ये चाहिए, 50 PE वाला ओवरवैल्यूड है, हमें ये नहीं चाहिए। पीटर लिंच ने कहा, यहां पर मैं एक और कंडीशन ऐड करता हूं, 10 PE वाला जो स्टॉक है वो 10% पर एनम से ग्रो करेगा और जो 50 PE वाला स्टॉक है वो 100% पर एनम से ग्रो करेगा। अब आप मुझे बताओ कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा है? पलट गई गेम, क्योंकि यहां पर 10 PE वाला जो स्टॉक है वो 10% से ग्रो कर रहा है, यहीं पर 50 PE वाला स्टॉक 50% से ग्रो करना चाहिए था। तो हम जस्टिफाई करते कि 50 PE वैल्यूड है, लेकिन ये 50 PE वाला जो स्टॉक है ये 100% से ग्रो कर रहा है। मतलब ये जितनी फास्ट ग्रो कर रहा है उतना महंगा उसका PE नहीं है। तो उन्होंने एक बात बोली कि PE इज नॉट अ कंप्लीट पैरामीटर, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज PEG, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? PE न्यूमरेटर में आएगा लेकिन डिनोमिनेटर में आएगा EPS का ग्रोथ रेट। अब अगर ये नंबर आपका 1 से कम है तो अंडरवैल्यूड है, जैसे कि हमारे दूसरे वाले केस के अंदर का, जहां पर पहले वाले केस में 10 का PE डिवाइडेड बाय 10 का ग्रोथ रेट इज गिविंग मी 1 PEG रेशो। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरवैल्यूड है, ये डिसेंटली वैल्यूड है। लेकिन दूसरे की बात करें तो 50 PE जरूर है लेकिन ये 100% से ग्रो कर रहा है, इसका EPS 100% से ग्रो कर रहा है, तो इसका PEG रेशो आपका 0.5 हो जाता है। दिस वन, द सेकंड केस, इज रिलेटिवली अंडरवैल्यूड कंपेयर टू द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन ज्यादा ओवरवैल्यूड है कंपेयर टू द सेकंड वन। इवन दो फर्स्ट वाले का PE कम था लेकिन सेकंड वाले की PEG रेशो कम थी, इसीलिए सेकंड वाला स्टॉक ज्यादा अंडरवैल्यूड हो गया क्योंकि ये आपको ज्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करने वाला है। इजंट दिस इंटरेस्टिंग? अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि कौन सा PEG अच्छा है और कौन सा PEG खराब है। बहुत ही जनरल सा रूल है, 1 से नीचे की जो PEG रेशो होती है दैट इज जनरली कंसिडर्ड एज अंडरवैल्यूड एंड 1 से ऊपर की PEG रेशो जो होती है दैट इज कंसिडर्ड स्लाइटली ओवरवैल्यूड। वैसे 1 से ऊपर वाले में भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 से ऊपर वाला तो हाईली ओवरवैल्यूड कंसिडर किया जाता है। बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, साइकिल टू साइकिल, कंपनी टू कंपनी, बहुत सारी चीजें और भी हम यहां पर देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि PE कैन बी इनसफिशिएंट पैरामीटर, रादर PEG इज अ रिलेटिवली कंप्लीट पैरामीटर। इसलिए अगली बार सिर्फ PE को मत देखिएगा, PEG को जरूर देखिएगा, प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय द EPS ग्रोथ रेट। दोस्तों, दूसरी रेशो जो पीटर लिंच ने हमें दी, या फिर मैं ये बोलूं कि पीटर लिंच की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेशोज थी, वो थी डिविडेंड यील्ड। उनका ये मानना था
कि कंपनी ग्रो करेगी, अपनी जगह पे करेगी, बट व्हाट इफ कंपनी ने ग्रो नहीं किया, कंपनी ने मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं दिया, तो क्या मैं 10 साल तक जो स्टॉक को होल्ड कर रहा था वो बेकार हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, अगर एक कंपनी पैसा कमा रही है तो वो डिविडेंड जरूर बांट रही होगी, क्योंकि प्रमोटर का भी स्टेक वहां पर लगा हुआ है। अगर कंपनी पैसा कमा रही है तो डिविडेंड प्रमोटर जरूर लेकर जाएगा, और प्रमोटर अगर सैलरी नहीं लेकर जा रहा, डिविडेंड ही लेकर जा रहा है, इसका मतलब प्रमोटर का स्टेक पूरा का पूरा कंपनी के अंदर मेरी ही तरह है, मेरी ही तरह टिका हुआ है, क्योंकि मैं भी यहां से सैलरी नहीं उठा रहा, मैं भी सिर्फ डिविडेंड उठा रहा हूं। तो यहां पर वी बोथ हैव इक्वल स्किन इन द वेंचर, इसीलिए दे प्रेफर्ड कंपनीज विच आर ग्रोइंग, ऑब्वियसली विच आर ग्रोइंग, बट एट द सेम टाइम they were also providing decent amount of dividends to the shareholders। आप किसी भी कंट्री में डिविडेंड यील्ड चेक कर लीजिए, आपकी डिविडेंड यील्ड आपके सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट से ऊपर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कंपनी एक डिसेंट लेवल का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। ऑब्वियसली कंपनी ग्रो तो करेगी और आप कैपिटल एप्रिसिएशन भी बुक करेंगे वहां पर, लेकिन पीटर लिंच का ये मानना था कि कम से कम डिविडेंड यील्ड एक डिसेंट लेवल की होनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। द हायर द बेटर और द लोअर द बेटर? नो, अ डिसेंट नंबर इज बेटर, क्योंकि ज्यादा डिविडेंड यील्ड होगा तो ग्रो करने के पैसे खत्म हो जाएंगे, कम डिविडेंड यील्ड होगा तो मतलब कंपनी सारा पैसा री इन्वेस्ट कर रही है, बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। तो यहां पर ये ग्रोअर अगर नहीं हुआ तो मेरे को यहां से डिविडेंड से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए टू प्रोवाइड अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी उन्होंने चूज करी ऐसी कंपनी जिनकी डिसेंट डिविडेंड यील्ड्स हुआ करती थी। मैं आपको दिखाता हूं धन के स्कैरेक्स कंसोल पे जाके कि डिविडेंड यील्ड कैसे आप ढूंढ सकते हैं, या फिर हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज को कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए, मैं यहां पर गया धन के स्कैनिंग कंसोल पे और मैंने यहां पर ऐड फिल्टर में किया डिविडेंड यील्ड, यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया। ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिनका डिविडेंड यील्ड कम से कम 4% से ऊपर का है? यहां पर आप नोटिस कीजिए 2500 में से सिर्फ 45 कंपनीज ऐसी बच जाती है जिनका 4% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब यह है कि ये सारी कंपनीज डिविडेंड नहीं दे रही हैं। इंडिया में डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन हां, आप डिविडेंड को यूज करके अपने लिए रिटायरमेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड बहुत सारी कंपनीज नहीं प्रोवाइड करती है, जो कि पीटर लिंच के क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठेंगी। फिर अब यहां पर जो लास्ट क्राइटेरिया पीटर लिंच का था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया था, और ये क्राइटेरिया और फर्स्ट क्राइटेरिया ऑलमोस्ट मैच है। तो वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से उनका दिमाग काम करता था। वो ये कहते हैं कि मेरे को ऐसी कंपनीज चाहिए जो रेगुलर प्रॉफिट कमा रही हो, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन एट द सेम टाइम उनका अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ता जा रहा हो। अगर लास्ट ईयर किसी कंपनी ने मेरे लिए 100 रुपए कमाए तो इस साल कम से कम 115-120 रुपए तो कमाए, अगले साल 130-140 रुपए कमाए, उसके अगले साल 150-160 रुपए कमाए। मतलब अर्निंग पर शेयर कांस्टेंट ना रहे, अर्निंग पर शेयर बढ़ता रहे। अब डिविडेंड के साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी देते रहना यह बहुत ही मुश्किल काम होता है। जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, मैं एक और कंडीशन यहां पर ऐड कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि ईपीएस ग्रोथ रेट इन द लास्ट 3 ईयर्स इज मोर देन 10%। अब आप नोटिस कीजिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 19 कंपनीज बची हैं। ये कंपनीज वो है जो डिविडेंड भी दे रही हैं, और ये कंपनीज वो हैं जिनका ईपीएस लगातार ग्रो भी कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने यहां पर डिस्कस किया आपके साथ पीटर लिंच की 3 कंडीशंस। पहला पीईजी रेशो, दूसरा ईपीएस ग्रोथ रेट, और तीसरा डिसेंट डिविडेंड यील्ड। PEG ratio should preferably be close to 1, not significantly higher than 1. EPS growth rate should preferably be more than 15%। पिछले 3, 4, 5 साल के अंदर अगर 15% से EPS ग्रो कर रहा है बहुत बढ़िया बात है, 10% से तो कम से कम ग्रो कर रहा होना चाहिए। एट द सेम टाइम डिविडेंड यील्ड इंडिया की अगर हम बात करें तो कम से कम 3% होनी चाहिए, प्रेफरेबली 4% हो तो और अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं, अगर आप इन तीनों कंडीशंस को देखेंगे तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी और रिफाइन होगी, आपके पोर्टफोलियो में खराब कंपनी आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं उस दिन मार्केट अपने हाई से अप्रोक्सीमेटली 16-17% नीचे है। यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो ये 20 से 25% नीचे है। ऐसे मौकों पे आपको पीटर लिंच की फाइनेंशियल रेशियोज यूज करके बहुत अच्छी क्वालिटी के शेयर मिल सकते हैं। अगली बार कभी भी मार्केट गिरे तो ये स्क्रीनर, ऐसा स्क्रीनर स्कैनएच में बना के आप अपने लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। एंड बाय द वे, पीटर लिंच की 2 कंडीशन को फुलफिल करता हुआ ये स्कैनर अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा पीटर लिंच स्कैनर, मैं आपके साथ इस स्कैनर को शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.